Hello guys, my name is Sanjeev and I'm your legist doctor. So लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हायरार्की क्या थी क्रिमिनल कोर्ट्स की एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या थी कोर्ट की। आज हम देखेंगे पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। ये लेक्चर का पार्ट 2 है। प्रीवियस लेक्चर हमने पूरा नहीं कर पाए थे, दैट इज नाउ इट इज पार्ट 2। ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 21 और 26 क्या कहता है। 26, कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइएबल। ठीक है, क्या कह रहा है सेक्शन 6, कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइएबल। ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है? हाँ बताओ। सीआरपीसी एंड आईपीसी दोनों जगह पे। हाँ, सेक्शंस याद होने चाहिए प्री के लिए। सीआरपीसी सेक्शन 2 एंड आईपीसी में कहां पर है सेक्शन 40। सो सेक्शन 6 हमें क्या बताना चाह रहा है कि कौन सी कोर्ट ऑफेंस को ट्राई कर सकती है। बेसिकली क्या कहती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, इस कोड के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए। ए ए को देखो, एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस आईपीसी का। ठीक है, मे बी ट्राइड बाय नंबर 1 हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ट्राई कर सकती है। नंबर 2 कोर्ट ऑफ सेशन एंड नंबर 3 एनी अदर कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रही है। फर्स्ट शेड्यूल एनी कोर्ट। ठीक है, ये सिर्फ क्लोज 1 कहता है। इसमें एक प्रोवाइजो भी है, ये कहता है कि अगर ऑफेंस रिलेटेड है वुमेन्स, मतलब वुमेन्स के रिलेटेड ऑफेंस है कोई भी, वो कौन ट्राई करेगा? ठीक है, वो ट्राई करेगी वुमेन जज। सो वुमेन्स रिलेटेड ऑफेंस कौन ट्राई करेगा? वुमेन जज मोस्ट। हाँ, हो सके तो ये लिखा हुआ वैसे तो। ठीक है, एज पर प्रैक्टिकल। इसमें जो क्लोज बी है, ठीक है, क्लोज बी क्या कहता है, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ। एनी ऑफेंस किस लॉ में? अदर लॉज में। वो कैसे ट्राई होंगे? व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ, अगर कोई कोर्ट मेंशन्ड है तब दैट कोर्ट, अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है, इफ देन कौन सी? हाई कोर्ट एंड जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया हो। सो बेसिकली क्या कह रहे हैं, अगर आईपीसी का ऑफेंस है तो हाई कोर्ट, सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन एंड फर्स्ट शेड्यूल में जिस कोर्ट को मजिस्ट्रेट और जिस कोर्ट को पावर दे रखी है। ठीक है, क्लोज भी क्या कह रहा है, कोई ऑफेंस है किसी और लॉज में, तब जो कोर्ट उसमें मेंशन है उससे, अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है या तो हाई कोर्ट से या फिर फर्स्ट शेड्यूल में जो कोर्ट मेंशन कर रखी है उसमें। ठीक है, बेसिकली 26 सिर्फ हमें कोर्ट की पावर बता रहा है कि कौन सी कोर्ट के पास पावर है ऑफेंस ट्राई करने की, एंड ये कोर्ट हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन एंड अदर कोर्ट को भी पावर दे रहा है। ठीक है, अब इसी में सेक्शन 27 किसकी बात कर रहा है? जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल, इन केस ऑफ जुवेनाइल। अब जुवेनाइल है बच्चे। ठीक है, कोई कहता है 18 से नीचे, कोई कहता है 16 से नीचे। नाउ इट्स 16 अप, 16 और लेस। ठीक है, आफ्टर निर्भया केस। यस, कौन सा एक्ट था? निर्भया एक्ट के अंडर। ठीक है, निर्भया एक्ट था एंड इस एक्ट को अब डेवलप कर दिया कौन सा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ठीक है, अब क्या है, जुवेनाइल केस में क्या लिखा हुआ है सेक्शन 27 में? एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और हाँ ठीक है, एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल बाय डेथ, imprisonment for life,
committed by person who at the date of time is 16 year, 16 साल का हो, ठीक है, और लेस, may be tried by CGM, किसके थ्रू ट्राई होगा, CGM के थ्रू, ठीक है, और स्पेसिफिकली मेंशन्ड कोर्ट, मेंशन्ड कोर्ट। अब आगे क्या कह रहा है, जो स्पेसिफिकली मेंशन कोर्ट है वो कौन सी कोर्ट में होनी चाहिए, ये होगी चिल्ड्रन एक्ट के अंडर डिफाइंड 1960 में डिफाइंड, ठीक है, या फिर और एक और है, वो क्या कह रहा है, एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, और फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, किसके लिए, टू ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। सी बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं सेक्शन, ये सेक्शन कहना चाह रहा है कि तीन कोर्ट्स के पास पावर है, एक तो पावर है सीजीएम के पास, ठीक है, अगर सीजीएम को पावर नहीं है, ठीक है, सीजीएम को छोड़ो, सीजीएम के अलावा किसके पास है फिर, जो चिल्ड्रंस एक्ट के अंदर है, ठीक है, अगर चिल्ड्रंस एक्ट के अंदर भी नहीं है तो किसी और लॉ में जो पावर दे रखी है, बट वो तीनों क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन, किसके, यूथफुल ऑफेंडर्स के। सेक्शन 27 बस इतनी बात कर रहे हैं, बस इसमें याद रख लेना कि जुवेनाइल इसमें क्या डेट बोल रखी है जुवेनाइल की, वो है 16 ईयर्स, ठीक है, जुवेनाइल शुड बी 16 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है बस यहां पर प्री के लिए। अब अगला सेक्शन है सेक्शन 28, सेक्शन 28 एंड 29 दोनों पावर्स की बात करता है, पावर्स किसकी, कोर्ट्स की, और किस चीज के लिए, टू पनिश, कितनी पावर पनिश देकर, पनिश करने की पावर है किस कोर्ट के पास, ठीक है। अब इसके लिए एक सिर्फ वो बना लो चार्ट, चार्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट देखते हैं पहले, सुप्रीम कोर्ट की इतनी पावर है, एनी सेंटेंस, ठीक है, प्लस एनी फाइन, समझ में आया, कोई भी सेंटेंस और कोई भी फाइन। फिर देखेंगे हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट के पास कितनी पावर है, एनी सेंटेंस सेम, ठीक है। अब देखो कोर्ट ऑफ सेशन की, कोर्ट ऑफ सेशन डिफाइंड है सेक्शन 28 के 1 में, कोर्ट ऑफ सेशन इसकी क्या पावर है, एनी सेंटेंस और एनी फाइन, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन सबकी सेम पावर है। अब कोर्ट ऑफ सेशन में दो चीजें हैं, दो जनों की सेम पावर है, सेशन जज की, एडिशनल सेशन जज की, वो दोनों सेम पावर है उनकी, क्या चीज है, एनी सेंटेंस एनी फाइन। अब इसी में एक चीज देखो, असिस्टेंट आ जाए तो असिस्टेंट सेशन जज, उसकी कितनी पावर है, उसकी है 10 इयर्स तक की सजा देने की और एनी फाइन, ठीक है। अब आता है सीएमएम और एडिशनल सीएमएम, सीएमएम एसीएमएम, उनकी कितनी पावर है, अप टू 7 इयर्स और फाइन कितना मर्जी, ठीक है। अब आता है एमएम और स्पेशल मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसकी कितनी पावर है, 3 इयर्स अप टू, फाइन कितना है, 10,000 तक का, ठीक है। सीएमएम की कितनी है, 7 इयर्स, एमएम की 3 इयर्स, एडिशनल सीएमएम 7 इयर्स, स्पेशल एमएम 3 ईयर एंड 10,000 फाइन।
अब आ जाता है सीजीएम और एडिशनल सीजीएम की बात कर लेते हैं। सीजीएम और एडिशनल सीजीएम, एसीजीएम, इसकी कितनी है? 7 years एंड फाइन, कितना मर्जी, ठीक है। सीएमएम एडिशनल सीएमएम की देख ली। अगली देखते हैं एसडीएम की, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हाँ, इसकी कितनी है? 3 years और फाइन कितना है? 10,000 तक का। अगली देख लो जेएम और एसजेएम, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कौन से वाला? फर्स्ट क्लास वाला। इसकी कितनी है? 3 years और 10,000। अगली देखो जेएम सेकेंड क्लास की कितनी है? 1 year और फाइन 5,000 तक का। ये याद करने की है, ठीक है। सेक्शन 28 और 29, सेक्शन 28 बात करता है सेशन कोर्ट की, और 29 बात करता है मजिस्ट्रेट कोर्ट की, ठीक है। बस ये याद रखने की जरूरत है आपको। एंड ये चार्ट आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस चार्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, ठीक है। बार बार क्वेश्चन आता है कि किसकी कितनी पावर है। अब अगला देखते हैं सेक्शन 30। सेक्शन 30 को हमेशा हम पढ़ते हैं सेक्शन 64 से 67 ऑफ आईपीसी के साथ। सेक्शन 30 क्या कहता है? हाँ, सेक्शन 30, हार्ड डार्क कर लो थोड़ा। सेक्शन 30, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। इन डिफॉल्ट ऑफ, अब क्या हुआ यहाँ पे, जो जिस फाइन की बात कर रहे हैं, अब सेशन कोर्ट या जेएम ने फाइन लगा दिया 5,000 रुपये, समझ लो, ठीक है। अब जो ऑफेंडर है उसने फाइन देने से मना कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में कितना सेंटेंस दे सकते हैं? जो देखो, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट may award any may award such term of imprisonment in default of fine is authorized by law, ठीक है। मैजिस्ट्रेट हाँ कितनी सेंटेंस दे रहा है? एनी सेंटेंस जो लॉ में लिखी हो, ठीक है, ये कह रहा है। सेकेंडली, इसमें प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है? प्रोवाइजो देखो, वो सेंटेंस कितनी होनी चाहिए? नॉट इन एक्सेस ऑफ 29, वन, सेक्शन 29 से ज्यादा नहीं, नॉट एक्सेस टू 29, ओके। सेकंड क्या है? shall not where imprisonment has awarded to a substantial sentence। अब आईपीसी में कोई ऑफेंस की सेंटेंस दे रखी है, ठीक है, उस सेंटेंस का 1/4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट 1/4 ऑफ सेंटेंस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाहता है सेक्शन 30। इसके अलावा क्या है? इसका क्लोज टू क्या कह रहा है? द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द इम्प्रिजनमेंट जो इस सेक्शन में अवार्ड की गई है, अवॉर्डेड, वो कैसी होगी? इन एडिशन होगी या इसी के साथ साथ कॉन्करेंट चलेगी? ये होगी इन एडिशन टू दिस स्पेसिफिक सेंटेंस, ठीक है। अब मतलब क्या है? ये इतनी बड़ा हमने सेक्शन देख लिया। ये कहना चाहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने कोई सजा दे रखी है फाइन की, और वो सजा फाइन की सजा है कोई, ठीक है, एंड वो बंदा नहीं जाता और ना ही फाइन फाइन पे नहीं करता, ठीक है, फाइन पे नहीं करता, ऐसी सिचुएशन में कितनी सजा दे सकता है? जो कि लॉ में लिखी हुई है। बट कहां से आ गया? प्रोवाइजो से। प्रोवाइजो में क्या लिखा है? पहली बात, वो सेक्शन 29 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि सीजीए क्या कहते हैं, जेएम सेकंड क्लास की कितनी है? 1 year, ठीक है, तो वो 1 year से ज्यादा सेंटेंस नहीं देगा, पहली बात। दूसरी, 1/4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सेंटेंस की। टेक एन एग्जाम्पल, एक थेफ्ट में सजा कितनी है? थेफ्ट सेक्शन
378 में कितनी है? 3 इयर्स। 3 इयर्स का 1/4 कितना हुआ? ये जो 1/4 निकालेंगे ना, ये 12 मंथ्स के साथ निकालेंगे। 1/4 36 हो गया। हाँ, 3 × 12 36, 4 × 1 = 4। बताओ, 4 × 8 = सो 8 मंथ से ज्यादा सेंटेंस नहीं देंगे थेफ्ट में, अगर वो फाइन की वो करता है, फाइन पे नहीं करता है तो। ठीक है, अगला आता है, दूसरी बात क्या कहता है कि जो इसमें सेंटेंस दी है ना, वो इन एडिशन टू स्पेसिफिक सेंटेंस है। मतलब कि अगर 3 साल की सेंटेंस दे रखी है थेफ्ट के लिए, ठीक है, 3 इयर्स की, तो वो इन एडिशन टू होगी, इन एडिशन। ठीक है, अब इसी यही प्रोविजन है ना, सेक्शन 30 वाला जो प्रोविजन है, ये पढ़ा जाता है सेक्शन 64 से लेके 67 ऑफ आईपीसी का। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर भी सेम यही चीज लिखी है, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, सेक्शन 64 टू 67 आप आईपीसी में हम जाएंगे जब पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला जो है सेंटेंस इन सेवरल केसेस। अगले जो सेक्शन है, सेक्शन 31 से लेके आगे वाले जितने भी हैं, 31 से लेके 35 तक, ये क्या कहते हैं? सेंटेंस इन केस ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है ना, मुझे बेझिझक कमेंट में डाल दो। अगर कमेंट में नहीं डालना तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो यार, टेलीग्राम पे। मैं हमेशा एक कमेंट का बॉक्स छोड़ता हूँ, उसमें उन कमेंट्स में लिख दिया करो योर डाउट्स। मैं विद इन 30 मिनट्स, ठीक है, ज्यादा भी नहीं, 30 मिनट्स में आपके डाउट का निवारण करूंगा। सो ट्रस्ट मी, कोई भी डाउट हो मुझे टेलीग्राम पे डाल दिया करो। टेलीग्राम का लिंक है लेजिस डॉक्टर 1, ये सर्च करना, मेरा टेलीग्राम आगे आ जाएगा। मोर देन 80 स्टूडेंट्स हो चुके हैं अब। ठीक है, सो प्लीज अब देखते हैं सेक्शन 31 क्या कहता है। सेक्शन 31, सेंटेंस इन केस ऑफ conviction of several offenses in one trial। ठीक है, सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस इन वन ट्रायल। एक ट्रायल है, वन ट्रायल, और उसमें सेवरल ऑफेंसेस हैं। ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस कैसी होगी? ठीक है, ये कहना चाहते हैं सेक्शन। When a person is convicted at one trial or two or more offense, the court may, subject to section 71 of IPC, subject to section 71 of IPC, क्या कहना चाह रहे हैं? Sentence him for such offense to several punishment prescribed therefore, which the court is competent to inflict। मतलब सजा दो, punish them, जितनी भी दे सकते हो सजा, ठीक है, सभी ऑफेंस के लिए। सेकेंडली, such punishment when consisting of imprisonment to commence one after the expiration of other। ठीक है, एक सेंटेंस जैसे कि 3 साल की थेफ्ट की दे दी, थेफ्ट के साथ एक्सटोर्शन की दे दी, एक्सटोर्शन तो आएगा नहीं वैसे भी थेफ्ट के साथ, चलो थेफ्ट के साथ उसने हाउस ब्रेकिंग की दे दी 2 इयर्स, एंड 1 ईयर किसी और चीज की भी दे दी, तो कितनी सजा होगी? 6 इयर्स की। तो 6 ईयर की सजा, हाँ, ये 3 के साथ इन दोनों की भी जुड़ेगी या तीनों की अलग अलग जुड़ेगी? ये सेक्शन इसको सोल्व आउट करना चाहता है, जो देखते हैं क्या कहता है। Such punishment when consisting of imprisonment to commence one after the expiration of other, the court may direct, ठीक है, court may direct unless court direct that such punishment will run concurrently। वैसे तो चलेगी, हाँ, जनरल रूल है consecutively, ठीक है, else concurrently। मतलब कि अगर
जजमेंट में लिखा हुआ है कि तीनों सजा एक साथ चलेगी, जैसे जैसे कि कंकरेंटली, तभी एक साथ चलेगी। एल्स कैसे चलेगी? पहले 3 साल की होगी, फिर 2 साल की होगी, फिर 1 साल की होगी। ठीक है। बेसिकली अगर 3, 2, 1 की सजा दी है तो 6 साल चलेगी उसकी पनिशमेंट, अनलेस वो कॉन्करेंटली ना लिखा हो। ठीक है। अगली चीज क्या कह रहा है? इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्करेंट की जगह कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है। In case of consecutive sentence, it shall not be necessary that court be, by reason of aggregate punishment for several offence, being in excess of punishment which it competent to inflict on conviction of single offence, to send the offender to before higher court. अब क्या कह रहा है? अब ये consecutive की बात कर रहा है। हाँ, consecutive sentence की। इसमें क्या होता है कि 3, 2 एंड 1 तीन सजा दे दी, और तीनों एक के बाद दूसरी चलेगी, दूसरी के बाद तीसरी चलेगी, ऐसे कह रहा है। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अगर मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? ये 6 साल की सजा देने की, 3 साल की तो पावर होगी, पर 1, 2, 3, 6 साल की होगी ना, यहाँ पर 6 साल की पावर देने की सजा नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? सबमिट कर देगा ये ट्रायल को, किसको? हायर कोर्ट को। ये कह रहा है क्लोज टू। इसमें एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड In no case such punishment shall be greater than 14 ईयर, 14 साल से ज्यादा नहीं चाहिए, होनी चाहिए। सेकेंडली, दी एग्रीगेट कितनी होनी चाहिए? ट्वाइस नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट जैसे कि 3 साल की सजा है ना, तो वो 6 नहीं होनी चाहिए, 6 से ज्यादा। ठीक है। शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस, 6 हो जाए चलेगा, पर 7 नहीं होनी चाहिए। 6 के एक दिन ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। या तो 14 साल मिन मैक्सिमम हो, या फिर दुगनी से एक दिन भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये प्रोवाइजो कहना चाहता है। अगला, इसका एक थर्ड क्लोज भी है, क्लोज 3। वो क्या कह रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन। अब कन्विक्टेड पर्सन अपील में चला गया। द एग्रीगेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी सिंगल सेंटेंस। सो ये जो एग्रीगेट है ना, 3, 4, 5, जो भाई है 3, 2, 1, जो टोटल 6 बनता है, तो ये तीनों है ना, ये अलग अलग नहीं है, सिंगल सेंटेंस कहलाई जाएगी। ठीक है। ये कहना चाहता है सेक्शन 31। अब सेक्शन 31 में एक केस आता है, गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। केस है गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी legal requirement to specify whether sentence awarded to awarded to accused convicted of two or more offense would run concurrently or consecutively. Mandatory है to tell sentence क्या होगी, consecutively चलेगी या concurrently चलेगी। ठीक है। या concurrently। समझ में आया? गगन कुमार स्टेट ऑफ पंजाब में क्या कहा है? और ये केस है 2019 का, मतलब लेटेस्ट केस है, ध्यान रखना। अब इसी में एक और चीज देखते हैं। हमने ये तो देख ही लिया कि इसके एक्सेप्शन क्या है। ठीक है। चलो एक्सेप्शन दोबारा से याद कर लो। क्या एक्सेप्शन? नंबर 1, 14 साल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एंड सेकेंडली क्या? ट्वाइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पनिशमेंट, ट्वाइस दी पनिशमेंट। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। ठीक है। अब आता है सेक्शन 32, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। मोड ऑफ पावर। अब क्या मोड है? इन कन्फरिंग पावर अंडर दिस कोर्ट द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट पावर कन्फर करते टाइम पे,
as the case may be, may by order empower person specifically by name in virtue of their office or class official by their official title। ठीक है, हाई कोर्ट और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर है किसी को पावर देने की इस कोड कोड में। ठीक है, सेकेंडली एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच कम्युनिकेटेड टू पर्सन, जिस दिन कम्युनिकेट हुई है उसी दिन वो उसको पावर मिल गई है, कम्युनिकेट उसी दिन उसको पावर मिली है। ठीक है, अब सेकंड सेक्शन 33 क्या कहता है? पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, जो पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड। ठीक है, अब सेक्शन 32 में हमने ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं। ठीक है, मोड किसने? हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है अपॉइंट करने की। ठीक है, अब पावर्स कैसे हो रही है? वेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन सर्विस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हु हैज बीन इन्वेस्टेड बाय हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे 32 में हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी, थ्रू आउट एनी लोकल एरिया इज अपॉइंटेड टू इक्वल और हायर ऑफिस ऑफ सेम नेचर विद लाइक और लोकल एरिया under the state government, he shall, unless high court or state government as the case may direct, has otherwise directed, exercise the same power in the local area for which he is appointed। ठीक है, सेम पावर होगी जिसमें वो अपॉइंट हुआ है। ठीक है, एंड अगर उसकी कम पावर होगी तो हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको बता देगी कि आप कितनी पावर है उसकी। ये सेक्शन 33 कह रहा है। सेक्शन 34 विड्रॉ ऑफ पावर्स। विड्रॉ कैसे होगी पावर्स इनकी? हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी, हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है या फिर उसको सबऑर्डिनेट बना सकती है। एनी पावर conferred to CGM or district magistrate may be withdrawn by magistrate whom such power was conferred। अगर CGM को या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई पावर है, हाँ पावर मिली है किसी मैजिस्ट्रेट से, तो वो मैजिस्ट्रेट उसको निकाल सकते हैं। 34। अब आता है 35। सॉरी यार, जुकाम हो गया मुझे, आवाज थोड़ी सी अजीब आ रही होगी। पावर ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट बाय सक्सेशन इन ऑफिस एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। ये क्या कहना चाह रहा है? जजेस और मैजिस्ट्रेट की क्या पावर होगी अगर वो उसको कोई सक्सेसर उसके पावर लेने आ रहा है? तो जैसे कि एक मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट रिटायर्ड, ठीक है, अब इसकी कोई पोजीशन कोई और ले लेगा, दूसरा मैजिस्ट्रेट लेगा, तो उस मैजिस्ट्रेट की क्या पावर होगी? ठीक है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ जजेस और मैजिस्ट्रेट में बी एक्सरसाइज और परफॉर्म्ड बाय सक्सेसर इन ऑफिस। जो पावर मैजिस्ट्रेट की थी वही सक्सेसर की होगी। When there is any doubt as to who is the successor of office of any additional or assistant judge, the session judge determine। अब कौन सक्सेसर होगा? सक्सेसर कौन होगा? Who will be the successor? ये डिटरमाइन करेगा सेशन कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, और राइटिंग में होनी चाहिए, ठीक है, इन राइटिंग। सेकेंडली, when there is any doubt who successor office of magistrate or CGM, the CGM और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट के केस में डाउट है तो इन केस ऑफ मैजिस्ट्रेट तो कौन करेगा? सीजीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये सेक्शन 35 कहता है। अब आता है चैप्टर 5 और चैप्टर 4। यहां तक समझ में आ गया ना? अगर नहीं आएगा तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे या फिर नीचे कमेंट डाल देना, विद इन 30 मिनट्स में आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ओके, अब आता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसेज। ठीक है, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसेज
ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, सॉरी जुकाम से यार दिमाग भी बंद हो जाता है। ठीक है, चैप्टर 4। सिर्फ इसका ए है, चैप्टर 4 का ए बात करता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स। ठीक है, क्या कहता है, सेक्शन 36 प्रोवाइड करता है कि पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। मतलब जो पुलिस ऑफिसर है, सेक्शन 36 क्या कह रहा है, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक, पीओ सुपीरियर इन रैंक क्या होगा, टू ऑफिसर इन चार्ज, ऑफिसर इन चार्ज। ठीक है, may exercise the same power throughout the local area as where they are appointed and may be exercised by such officer within the limit of his station। ठीक है, इन दोनों की सेम पावर होगी, कहां पर, जिस जगह पर ये अपॉइंटेड है। नहीं समझ में आया ना, तो मैं समझाता हूं ना। क्या कहता है, जो सुपीरियर ऑफिसर है, एक तरह से डीजीपी लगा लो, हाँ डीजीपी, ये ठीक है, डीजीपी पूरे एरिया के लिए। ठीक है, एक आईओ है, वो सिर्फ एक थाने के लिए। ठीक है, डीजीपी की उस थाने के लिए और आईओ की उस थाने के लिए सेम पावर होगी, ऑल्दो डीजीपी के पास कई सारे थाने हो। ठीक है, ये कहना चाहता है सेक्शन 36। अब आता है सेक्शन 37 बी। बी क्या कह रहा है, एड टू मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, एड टू मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। बेसिकली यहां पर क्या है, मैजिस्ट्रेट और पुलिस के पास पावर तो है, बट उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए कुछ मदद चाहिए होती है आम जनता से। उसके लिए ये सेक्शन है, सेक्शन 37 से लेके 40 तक। ठीक है, सेक्शन 37 क्या कहता है, पहले देखते हैं। सेक्शन 37, पब्लिक वेंट टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस, पब्लिक वेंट टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस। ठीक है, पुलिस को और मैजिस्ट्रेट को कब असिस्ट करेगी, पब्लिक। क्या कह रहा है, एवरी पर्सन इज बाउंड, मतलब एवरी पर्सन बाउंड है किस चीज के लिए, टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर रीजनेबल डिमांडिंग एड, टू एड, एड देम। ठीक है, जो ये पीओ एंड मैजिस्ट्रेट, बट वो जो एड है वो रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडली किस चीज के लिए एड मांग सकते हैं, ए इन टेकिंग एंड प्रिवेंटिंग एस्केप, एस्केप से बचाने के लिए, एस्केप ऑफ ऑफेंडर, कोई ऑफेंडर है भाग रहा है तो हर पर्सन की ड्यूटी है उस ऑफेंडर को रोकने की। बी इन प्रिवेंशन ऑफ सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ पीस पीस के लिए, थोड़ी आवाज थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी, नाक बंद है मेरी, ना नहीं हो पा रहा मुझसे आज, ब्रीच ऑफ पीस के चक्कर में। ठीक है, और इंजरी प्रिवेंट करने के लिए। इन तीनों केस में वी आर बाउंड टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पीओ। ठीक है, ये कह रहा है सेक्शन 37। सेक्शन 38 क्या कह रहा है, देखते हैं। एड टू पर्सन other than police officer, other than PO, executive warrant, वारंट। अब क्या है, किसी पर्सन के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीओ ही वारंट लेके जाता है, कोई आम जनता, आम मजिस्ट्रेट भी किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकती है वारंट लेके जाने के लिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में पर्सन कैसे एड कर सकता है, ठीक है, कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, बेसिकली वारंट होता है अरेस्ट के लिए,
क्या अरेस्ट कोई और पर्सन भी कर सकता है? सेक्शन 43 देखना अरेस्ट का, ऑब्वियसली कर सकता है, जहां पर मजिस्ट्रेट अलाउ करे तो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 38 का बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। सेक्शन 38 क्या कह रहा है? When a warrant is directed to a person other than police officer, any person may aid in the execution of such warrant if the person to whom warrant is directed be near at hand executing acting in the execution of warrant। ठीक है, कर सकते हैं। ओके, सिंपली हर एक पर्सन के पास, हर, अगर फॉर एग्जांपल ले लो, मजिस्ट्रेट ने मुझे पावर दे दी, मुझे वारंट दिया है, किसके लिए? अरेस्ट करने के लिए किसी को, स्पेसिफिक पर्सन को। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? हाँ, मैं उसको अरेस्ट करने जाऊंगा, अरेस्ट करूंगा तो क्या करना है? तो मैं हेल्प ले सकता हूं अपने पास वालों की। ठीक है, एड ले सकता हूं, किससे? जो हमारे पास पीपल है आसपास, कि मुझे इसको अरेस्ट करने में हेल्प करो, ये कहना चाहता है सेक्शन 38। सेक्शन 39 क्या कह रहा है? सेक्शन 39 कह रहा है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, अब कुछ ऑफेंस हैं, ठीक है, उन ऑफेंसेस के बारे में पब्लिक ड्यूटी बाउंड है अ, बताने के लिए। ठीक है, कि ये ऑफेंस हमारे नजरों के आगे हुआ है या हो रहा है, उन्हें पुलिस को कॉल करना पड़ेगा उनके अगर सामने अगर ऐसा ऑफेंस हो रहा है तो। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ कमीशन ऑफ और इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आईपीसी, आईपीसी वाले ऑफेंसेस के लिए। ठीक है, अब बेसिकली इसमें 12 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 12 पॉइंट्स में क्या है? सेक्शन 121 टू 126 जो कि पब्लिक पब्लिक ऑफेंस जो होते हैं, ठीक है, सेडिशन वगैरह। ठीक है, 143, 144, 145, 147, 148 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाले ऑफेंसेस, इलीगल ग्रेटिफिकेशन वाले ऑफेंसेस, एडल्ट्रेशन वाले ऑफेंसेस, ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ वाले, ठीक है, लाइफ के अलावा किडनैपिंग वाले, हर्ट वाले, डेथ वाले, रिस्ट्रेन वाले, ठीक है, रॉबरी डकैती वाले, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले, हाउस ट्रेसपास वाले, या फिर घर के अंदर घुस के चोरी वारी करने वाले, ऐसे जितने भी ऑफेंस है ना, उनके लिए बताना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या कह रहा है? अगर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आए, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? द पर्सन सो अवेयर ऑफ दीज ऑफेंसेस। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? जिस पर्सन को इसके बारे में ऑफेंस हो या इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, ये कह रहा है सेक्शन 39। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ऑफेंस कौन से होंगे? जो ऑफेंस हो रहे हैं आईपीसी के अंदर। ठीक है, 12 पॉइंट्स हैं जो सारे इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हैं आईपीसी के अंदर, आईपीसी वाले। ठीक है, उन सब के बारे में वी आर ड्यूटी बाउंड टू टेल पब्लिक, पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट। एंड उन ऑफिसर, उन मजिस्ट्रेट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा इस चीज के लिए? अपने ऊपर, जिसके पास इंफो है इन ऑफेंसेस की, उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, प्रूव करने के लिए कि आपके पास ऐसा क्यों है। अब ऐसे लास्ट सेक्शन आज का देखते हैं, सेक्शन 40 क्या कह रहा है? ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड in connection with the affair to village of village to make certain report। ठीक है, एक ऑफिसर है जिसको विलेज की ड्यूटी दे रखी है, किस चीज की? रिपोर्ट बनाने की, उसके बारे में सेक्शन 40 कह रहे हैं। एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ विलेज and every person residing in village shall forthwith communicate to the nearest magistrate or to the officer in charge of the nearest police station whichever is near any information he possesses in respecting of, specifically जो इसके अंदर लिखा हुआ है,
ठीक है, हर एक पर्सन क्या कह रहा है, एवरी पर्सन, ठीक है, या फिर एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द ऑफिसर, इन कनेक्शन ऑफ द विलेज, या फिर एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन विलेज, एवरी पर्सन और एवरी ऑफिसर जिसको विलेज का काम दिया हुआ है, विलेज का, उसकी क्या ड्यूटी है, ड्यूटी, हाँ, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के साथ कम्युनिकेट, कम्युनिकेट नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, चलो कम्युनिकेट कर लिया नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को, फिर क्या करना है, उसको इंफॉर्मेशन देनी है, किस चीज की, किस चीज की, ए परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ नोटोरियस रिसीवर, नोटोरियस पर्सन की, हाँ, उस एरिया में टेम्परेरी रह रहा हो या फिर परमानेंटली रह रहा हो, सेकेंडली एनी रिजोर्ट टू एनी प्लेस विद इन और पैसेज थ्रू सच थग के बारे में, थर्डली कोई थग रहता हो आसपास उसके बारे में, नटोरियस पर्सन आसपास रहता हो उसके बारे में, जिसने क्या कहते हैं सेक्शन 141 आईपीसी वाला ऑफेंस किया हो, किया है, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, डी क्या कह रहा है, अकरेंस इन नियर द विलेज और एनी सडन अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ की, जैसे कि मर्डर, ठीक है, ई लाइफ के अगेंस्ट वाले जितने भी ऑफेंसेस है उसके बारे में, एफ अदर मैटर जो सेम इसी चीज के लिए प्रिवेंट कर रहे हो क्राइम को, ठीक है, उन सब मैटर्स में पर्सन की, एनी पर्सन और पब्लिक ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है वो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देगा इस चीज की, एंड ये ड्यूटी बाउंड है, ओके, ये कह रहा है सेक्शन 40। अब क्लोज टू सिर्फ डिफाइन कर रहा है विलेज क्या है और एक्सप्रेशन प्रोक्लेम ऑफेंडर क्या होता है और वर्ड ऑफिसर इन कनेक्शन टू अफेयर ऑफ विलेज क्या होता है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा जानने के लिए, प्रोक्लेम ऑफेंडर वो होता है जो भाग गया हो, उसके खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ, उसने कोई ऑफेंस किया था जिसके लिए उसको सजा हुई थी, पर सजा होने के बाद उसको बेल मिल गई, बेल मिलने के बाद वो बेल का कंडीशंस फुलफिल नहीं करता और भाग जाता है, उसे कहते हैं प्रोक्लेम ऑफेंडर, यही सेक्शन 2 में डिफाइंड है। आज के लिए दैट्स इट इन, आज मेरा तबीयत खराब है तो मैं ज्यादा पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, इट्स ओके, थैंक यू गाइज, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, यार मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियोस फ्री में, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा मदद आप लोगों की भी करनी पड़ेगी मुझे शेयर और सब्सक्राइब करके, फ्री में कोई नहीं करता आजकल, बट आई एम डूइंग इट विद फॉर यू, एंड यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे तो कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है, सो ये पूरे के पूरे हर एक बच्चे के लिए है, ऑब्वियसली प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम है @legends डॉक्टर 1, तो टेलीग्राम पे जाओ, लेजेस डॉक्टर 1 लिखो, मैं मिल जाऊंगा, ठीक है, वहां पर हमें फॉलो भी करो, थैंक यू गाइज, थैंक यू।